हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम ग्रामीण अधिवासों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामीण अधिवास कौन से होते हैं, किसे कहते हैं ग्रामीण अधिवास। तो देखिए, ग्रामीण अधिवासों के अंतर्गत जो ग्रामीण जो जनसंख्या है, जहाँ की जनसंख्या अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी हुई होती है। अधिकांश जनसंख्या है जिस क्षेत्र की, वो प्राथमिक कार्यों में लगी हुई होती है। प्राथमिक कार्यों में, और प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं, जैसे कृषि है, खनन है, कृषि, खनन, लकड़ी काटना, पशुचारण, मत्स्य पालन, ये सभी कार्य आते हैं प्राथमिक कार्यों में। और जिस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या इन सभी कार्यों में लगी होती है उन अधिवासों को हम कहते हैं ग्रामीण अधिवास। और विश्व में अधिकांश क्षेत्र पर जो नगरीय अधिवासों के दो रूप हैं, नगरीय और ग्रामीण। तो विश्व के अधिकांश क्षेत्रों पर ग्रामीण अधिवासी पाए जाते हैं। तो इनके बारे में हम देखें तो जो ग्रामीण अधिवास है, उस ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें गरीबी और बेरोजगारी होने के कारण से यहाँ पे जो मकानों के जो रूप हैं वो थोड़े छोटे पाए जाते हैं। और ग्रामीण अधिवासों में जो मकान है वो भी बहुत दूर दूर बहुत बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अधिवासों के अंतर्गत उन अधिवासों को शामिल किया गया है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई होती है। उन अधिवासों को हम कहते हैं ग्रामीण अधिवास। उसके बाद हम ग्रामीण अधिवासों के रूप के बारे में देखते हैं कि ग्रामीण अधिवासों के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, ग्रामीण अधिवासों के 3 प्रकार होते हैं। पहले होते हैं प्रकीर्ण, दूसरे होते हैं सघन अधिवास, और तीसरे होते हैं अर्धसघन अधिवास। तो ग्रामीण अधिवासों के 3 प्रकार हैं। पहले है प्रकीर्ण अधिवास, दूसरे हैं सघन अधिवास और तीसरे हैं अर्धसघन अधिवास। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रकीर्ण अधिवास। देखिए, जो प्रकीर्ण अधिवास होते हैं इनमें क्या होता है कि इसमें एक गांव के अंतर्गत जो मकानों की जो संख्या है वो कम होती है, और जो भी अधिवास है वो बहुत ही दूर दूर तक बने हुए होते हैं। इन अधिवासों के बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है, मतलब बिल्कुल भी पास नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर तक मकान बने हुए होते हैं, और जो मकानों की संख्या है वो भी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब एक क्षेत्र में या फिर एक गांव में जो मकान है तो बहुत ही मात्रा इनमें मकानों की संख्या भी इनमें कम होती है, और बहुत इनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो भी बहुत ही अधिक होता है। मतलब बहुत अधिक दूरी पर इनका जो निर्माण हुआ है। तो ये होते हैं प्रकीर्ण अधिवास। तो इनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। देखिए, ये जो क्षेत्रीय होते हैं, इन प्रकीर्ण अधिवासों को क्षेत्रीय अधिवास भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, इनके जो एक दूसरे के इनके बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है। और प्रकीर्ण जो अधिवास है वो अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मानव के निवास के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती है। इसीलिए जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है उन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिवास कम मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उन मरुस्थलीय भागों में भी प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो जो विश्व की जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है और जो घास के मैदान है, उन घास के मैदानों में ही हमें प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलते हैं, जहाँ की जो जमीन है, जहाँ की अनुपजाऊ होती है, वहाँ पे कृषि कार्य बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में ही हमें ग्रामीण अधिवास के जो प्रकीर्ण रूप हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखें तो जो प्रकीर्ण और जो एकाकी जो अधिवास है विश्व के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो दशाएं हैं वो मानवीय निवास के लिए अनुकूल नहीं होती है। और अधिकतर ही इनका विस्तार हम देखें तो जो अधिकतर जो सोवियत संघ के जो देश हैं जिसमें कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है,
इसके अलावा किर्गिस्तान है। इन क्षेत्रों की जो स्टेपी घास के मैदान है, स्टेपी घास के जो मैदान है, इन स्टेपी घास के मैदानों में प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती है। और इसके अलावा भी हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो प्रेरी घास के मैदान है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो प्रेरी घास के मैदान है, उन प्रेरी घास के मैदानों में भी प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना के पंपास, अफ्रीका के वेल्ड और जो सहारा और कालाहारी का जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल में भी प्रकीर्ण अधिवासी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स जो घास के मैदान है, उन डाउन्स के घास के मैदानों में भी जनसंख्या का निवास बहुत कम है, इसलिए वहाँ भी जनसंख्या का जो प्रकीर्ण रूप है, अधिवास का जो प्रकीर्ण रूप है वो पाया जाता है। इसके अलावा हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उस अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में जैसलमेर में आप देख सकते हैं कि प्रकीर्ण अधिवास के रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत में हम देखें तो भारत का जो उत्तरी जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ भी जनसंख्या के मानव के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए वहाँ भी हमें प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण की पहाड़ियों में भी हमें प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। और मध्यवर्ती में सतपुड़ा और जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भी प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर पूरे विश्व के ऐसे क्षेत्र, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर मानव के निवास के लिए दशाएं बिल्कुल अनुकूल होती है, उन क्षेत्रों में मानव का जो अधिवास है, जो अधिवासों का जो प्रकीर्ण रूप है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें जो अधिवासों का जो अगला रूप है वो है एकाकी या फिर सघन अधिवास है, या इसको एकाकी अधिवास भी कहा जाता है। एकाकी अधिवास देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें अधिवासों की जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है, इसमें अधिवासों की संख्या बहुत अधिक होती है। और इसमें जो मकानों की जो निर्माण है, मकान जो बने हुए होते हैं बिल्कुल पास पास में बने हुए होते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे के सटे हुए, इस तरीके से इनमें अधिवास बने होते हैं बहुत ही सघन रूप से। इसे हम कहते हैं सघन या फिर एकाकी सघन या फिर गुच्छित, एकाकी नहीं सॉरी गुच्छित, सघन या गुच्छित अधिवास, गुच्छित। तो इनमें क्या होता है कि इनमें अधिवासों की संख्या बहुत अधिक होती है और बिल्कुल एक दूसरे के सटे हुए बिल्कुल पास ये इनके जो मकान है वो बने हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सघन अधिवास। ठीक है, इस तरीके से। और ये विश्व में हम देखें तो विश्व के ऐसे क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं जहाँ पर मानव के निवास के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं वो अनुकूल होती है, उन क्षेत्रों में ये जो अधिवास हैं वो पाए जाते हैं। और इन अधिवासों के बारे में हम देखें तो ये अधिवास है वो विशेष रूप से जो नदी घाटियाँ हैं, विश्व की जो सभी नदी घाटियाँ हैं, उन सभी नदी घाटियों में ये अधिवास पाए जाते हैं, सघन अधिवास। ठीक है, तो जैसे क्योंकि नदी घाटियों में जो उपजाऊ मृदा का विस्तार होता है, जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है, उसमें कृषि की अनेक संभावनाएं होती हैं और इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या का निवास अधिक होता है और इसीलिए वहाँ पे जो सघन अधिवास का जो सघन रूप है वो पाया जाता है। जैसे भारत में हम देखें तो भारत में जो गंगा की जो घाटी है या फिर गंगा सतलज का मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदान है, उस गंगा यमुना के मैदान में सघन बस्ती हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे गंगा की नदी के द्वारा बनाया गया उपजाऊ जलोढ़ मृदा का मैदान है और उसमें कृषि की अनेक संभावनाएं हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार की कृषि की जाती है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या का निवास भी अधिक देखने को मिलता है और अधिवासों का सघन रूप है वो पाया जाता है। और भारत के अलावा भी हम देखें तो विश्व की जो अनेक नदी घाटियाँ हैं, जैसे जैसे हांगहो नदी घाटी है, चीन में हांगहो नदी घाटी है, यांगटिस नदी घाटी है, सिक्यांग नदी घाटी है। इसके अलावा अफ्रीका में राइन नदी घाटी है और कांगो नदी घाटी है, उसके आसपास के कांगो और अमेजन के क्षेत्रों में। ठीक है, कांगो जायरी नदी जो घाटी है उसके आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर विश्व की जो सभी नदी घाटी है, उन नदी घाटियों में ही जो सघन बस्ती है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो अगला जो प्रकार है उसमें हम देखते हैं जो सघन जो प्रतिरूप है, सघन अधिवास या फिर गुच्छित अधिवास, इसके अनेक प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें चार प्रकार इसमें देखते हैं। पहला है नंगला या पुरवा, दूसरा गांव, इसके चार प्रकार देखते हैं,
पूर्वा गांव गांव कस्बा और नगर। सघन बस्तियों के ये 4 उपरूप है, उपभेद है इनके। पहला है पूर्वा, गांव, कस्बा और नगर, ये सघन बस्तियों के उपभेद हैं। तो सबसे पहले हमारा है नगला। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे छोटे आकार की जो सघन बस्ती होती है, जो सबसे छोटे आकार की सघन बस्ती होती है, उसे हम कहते हैं नगला या फिर पूर्वा। और इसमें जो यह एक गांव के पास एक ढाणी के रूप में विकसित होती है। इसमें आदिवासियों की जो संख्या है वो भी कम होती है। और ये एकांत में स्थित में छोटे आकार के गांव होते हैं, मतलब ये गांव के पास में एक ढाणी के रूप में विकसित होती है और इनमें सामाजिक संगठन का भी अभाव पाया जाता है। उसके बाद दूसरा इनका उपभेद है गांव। इसमें ये जो गांव है वो पूर्वा से थोड़े बड़े होते हैं और आदिवासियों की संख्या भी इनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसमें विशेष रूप से ये जो गांव है, इन गांव में जो ऐसे ही जो लोग निवास करते हैं जो अधिकांश रूप से कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और कृषि कार्यों से संबंधित जो लोग जैसे जो जाति हैं, जैसे लुहार है, बढ़ई है, नाई है, धोबी है, जुलाहे, मुच्ची आदि जो जातियाँ हैं जो कृषि कार्य से संबंधित हैं, ऐसी जातियाँ ही विशेष रूप से गांव में निवास करती हैं, ठीक है। और गांव में जो प्राय मकानों की संख्या है वो पूर्वा से भी अधिक होती है। उसके बाद इसका तीसरा उपभेद है कस्बा। देखिए, कस्बे का जो रूप है वो गांव से थोड़ा बड़ा होता है और इसमें कुछ मानव के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाएं भी इस कस्बे में होती है। और इनमें आदिवासियों की जो संख्या है वो भी गांव से थोड़ी अधिक होती है। उसके बाद है सबसे बड़ा जो उपरूप है वो है नगर। तो यह सघन बस्ती का सबसे बड़ा रूप है, नगर है। इसमें मानव के निवास के लिए जो सभी आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे अस्पताल की सुविधा है, ठीक है, विद्यालय महाविद्यालय की सुविधाएं हैं, ये सभी सुविधाएं उस कस्बे में पाई जाती है, उस नगर में पाई जाती है। और नगर में आदिवासियों की संख्या भी अधिक होती है और आदिवासियों का जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा सघन होता है इसमें, ठीक है। इसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, इनकी सुविधाएं भी इस क्षेत्र में, नगर में होती है। तो ये है सघन बस्तियों के उपरूप। उसके बाद अगले जो है अर्ध सघन। देखिए, अर्ध सघन जो अधिवास है वो प्रकीर्ण अधिवास है और सघन अधिवासों के दोनों के मध्यम का रूप है। इसमें अधिवासों की जो संख्या होती है ना तो इसमें बहुत ज़्यादा होती है और ना ही इसमें कम होती है। और अधिवास है वो भी एक मध्यम दूरी पर बने हुए होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा दूर पर बने होते हैं और ना ही सघन बस्तियों की तरह बहुत ही पास। इस तरीके से इनका निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए इन बस्तियों को कहते हैं अर्ध सघन, ना तो ये सघन है और ना ही ये प्रकीर्ण है, इसलिए इनको कहा जाता है अर्ध सघन अधिवास, ठीक है। इस तरीके से इसमें अधिवासियों की संख्या भी बहुत ना तो ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है। और इनके बीच की दूरी भी होती है, ना तो बहुत दूर भी खड़े होते हैं और ना ही बिल्कुल सघन बस्तियों की तरह बिल्कुल पास होते हैं। तो ये है अर्ध सघन अधिवास, ठीक है। तो हम इनके बारे में देखें तो देखिए, अर्ध सघन जो अधिवास है ये विशेष रूप से जब किसी गांव विशेष में स्थित विभिन्न जातियों के मकान एक दूसरे के दूरी पर बने होते हैं। मतलब किसी गांव में किसी जातियों के मकान होते हैं बहुत दूरी पर बने होते हैं, लेकिन दूर से देखने पर ये एक गांव के एक सम्मिलित रूप से एक गांव ही हमें दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये सभी ग्रह मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं जो दूर से देखने पर सघन बस्तियों की तरह ही दिखाई देते हैं। विश्व के अधिकांश जो बस्तियां हैं वो जो अनुपजाऊ मैदानी भागों में ही इस प्रकार की जो बस्ती है वो पाई जाती है। और इसके अलावा जो डेल्टाई क्षेत्र है, नदियों के निर्मित जो डेल्टा क्षेत्र, उन डेल्टा क्षेत्रों में भी इस प्रकार की जो मकान है या इस प्रकार के जो अधिवास है वो देखने को मिलते हैं। हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान के जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उस अरावली प्रदेश में भी हमें अर्ध सघन की जो बस्तियां हैं वो देखने को मिलती है। इनके अलावा जो मध्यवर्ती जो पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उनमें भी ये अधिवास पाए जाते हैं। और शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्रों में भी, शिवालिक के जो पहाड़ी क्षेत्र है, शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र में भी ये अधिवास पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है, ब्रह्मपुत्र की घाटी में भी इस प्रकार के जो अधिवास है, अर्ध सघन जो अधिवास है वो देखने को
मिलते हैं। ठीक है, तो भारत के इसके अलावा भी हम देखें तो भारत का जो पूर्वी बंगाल है, तो पूर्वी बंगाल में भी इस प्रकार के सघन अधिवास है वो पाए जाते हैं। तो ये है इस प्रकार के जो अर्ध सघन है। तो ये अर्ध सघन प्रदेश है, विशेष रूप से जो अनुपजाऊ मैदानी भाग है। ठीक है, जहाँ पे जो सघन बस्ती है वो उपजाऊ मैदानी भागों में पाई जाती है, और जो अर्ध सघन है वो अनुपजाऊ मैदानी भागों में पाई जाती है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें भी पाई जाती है, जैसे हमने देखा कि भारत की जो अरावली की, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की जो नदी घाटी है वहाँ भी ये जो बस्तियाँ हैं, अर्ध सघन बस्तियाँ हैं, वो हमें देखने को मिलती है। तो ये है हमारे ग्रामीण दिवसों के 3 रूप, प्रकीर्ण, सघन और अर्ध सघन, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में हमने सघन ग्रामीण दिवसों के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।